मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन। मैंने कुछ पिछले वीडियो में आपको राजतंत्र और कुलीन तंत्र पर विस्तार पूर्वक मैंने वीडियो अपलोड कर दिए थे और उस पर मैंने जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी मैंने अपने इस YouTube चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप इस प्लेलिस्ट में उसको जाकर देख सकते हैं। आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करने वाला हूं अधिनायकवाद यानी ऑटोक्रेसी पर। आज के इस वीडियो में मैं अधिनायकवाद यानी ऑटोक्रेसी की उत्पत्ति एवं अर्थ, उसकी परिभाषाएं, कुछ उसकी मुख्य विशेषताएं, उसके कुछ उदाहरण और उसके कुछ प्रमुख प्रकार और एक सरसरी निगाह से उसके गुण दोषों के आधार पर उसका मूल्यांकन भी हम करेंगे। मित्रों, मैं राजनीति विज्ञान का कंटेंट इस चैनल पर उपलब्ध कराता हूं और यदि आप राजनीति विज्ञान विषय के साथ यदि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो राजनीति विज्ञान का कंटेंट आपको इस चैनल पर मैं उपलब्ध करवाता हूं। और यदि आप गंभीरता से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं आपको सतत रूप से इस चैनल पर राजनीति विज्ञान का कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप जो है अपने मित्रों से इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का अपना ये वीडियो अधिनायकवाद या ऑटोक्रेसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मित्रों कि ऑटोक्रेसी या जो ये अधिनायकवाद है इसके उत्पत्ति और अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। जो अधिनायकवाद है ये ऑटोक्रेसी नामक शब्द का हिंदी रूपांतर है, यानी ऑटोक्रेसी का ये हिंदी अनुवाद है अधिनायकवाद। और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से ऑटस और क्रेटोस नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ऑटस का अर्थ होता है अपना और क्रेटस का अर्थ होता है शक्ति या शासन। इस अर्थ में हम स्वयं की शक्ति से शासन, अधिनायकवाद का जो अर्थ निकल करके आता है वह निकल करके आता है स्वयं की शक्ति से शासन। ऐतिहासिक रूप से अधिनायकवाद प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, चीन, भारत और रोम में राजा, सम्राट या दैवीय राजा के रूप में विकसित हुआ। यह शासन प्रणाली आमतौर पर युद्ध, अराजकता या सामाजिक अस्थिरता के बाद उभरती है जब लोग एक मजबूत नेता की मांग करते हैं। आशा करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे कि अधिनायकवाद क्या है। अधिनायकवाद की उत्पत्ति और अर्थ को आप समझ गए होंगे। अधिनायकवाद अंग्रेजी भाषा के ऑटोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है और जो ऑटोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी ऑटोस और क्रेटोस नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑटोस का अर्थ होता है अपना, क्रेटोस का अर्थ होता है शक्ति या शासन। इस प्रकार इसका अर्थ तो हुआ क्या, स्वयं की शक्ति से शासन। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है ये उभरता कैसे है, यानी अधिनायकवाद उभरता कैसे है। जब किसी भी समाज में अराजकता या सामाजिक अस्थिरता होती है तो लोग एक मजबूत नेता की मांग करते हैं और वो उसको पहले स्वीकार करते हैं और फिर जो शासक वर्ग है वो क्योंकि शक्ति का केंद्र बन जाता है और उसमें अधिनायकवादी गुण उसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से इसके उत्पत्ति और अर्थ को आप समझ गए होंगे कि अधिनायकवाद का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कहां से है। तो अब आगे बात कर लेते हैं, इसकी कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। H.J. लास्की क्या कहते हैं अधिनायकवाद के संदर्भ में? वे कहते हैं अधिनायकवाद वह शासन है जिसमें
सर्वोच्च शक्ति एक व्यक्ति या छोटे समूह के हाथ में होती है, जो किसी भी वैधानिक या लोकतांत्रिक जवाबदेही के बिना कार्य करता है। तो लास्की महोदय ये कह रहे हैं कि अधिनायकवाद वह शासन प्रणाली है जिसमें जो सर्वोच्च शक्ति है वो या तो एक व्यक्ति या किसी छोटे से समूह के हाथ में होती है, और वो किसी कानूनी बाध्यता से उसकी शक्ति को सीमित नहीं किया गया होता है, और न ही वो किसी के प्रति जवाबदेह होता है। यानी जो शासक होता है, जिसके पास सर्वोच्च शक्ति होती है, न तो वो किसी कानून की सीमा से बंधा है, और न ही वो किसी के प्रति जवाबदेह है। तो इस तरह से परिभाषित किया है H.J. लास्की ने अधिनायकवाद को या ऑटोक्रेसी को। अगले जो विद्वान हैं वो है मैक्स वेबर। उन्होंने ऑटोक्रेसी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अधिनायकवाद वह शासन है जो वैधानिक नियमों के बजाय व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा या चरित्र पर होता है। यानी यहां भी वही बात है, ये कह रहे हैं ऑटोक्रेसी वह शासन है जो वैधानिक नियमों से नहीं बंधा है, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत इच्छा और उसका जो अपना चरित्र है उसके आधार पर ही वह शासन करता है। वो अपनी व्यक्तिगत इच्छा पर शासन करता है, किसी वैधानिक नियमों के आधार पर वह शासन नहीं करता है। और अधिनायकवाद में जो शासक होता है उसकी इच्छा ही नियम होते हैं, कानून होते हैं। तो इस बात को हमें समझ लेना होगा। रॉबर्ट डहल क्या कहते हैं? रॉबर्ट डहल कहते हैं अधिनायकवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं का कोई संरक्षण नहीं होता है और शासन के लिए कोई निर्वाचन या लोकतांत्रिक जवाबदेही नहीं होती है। तो रॉबर्ट डहल ने ऑटोक्रेसी को परिभाषित करते हुए कहा है कि ऑटोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का कोई संरक्षण नहीं होता है। यानी उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं को कोई संरक्षित करने का कार्य नहीं करता है। और जो शासक है न तो वो किसी चुनाव से निर्वाचित होता है और न ही वो किसी के प्रति जवाबदेह होता है। तो मैं समझता हूं आप ऑटोक्रेसी को और अधिनायकवाद को या जो अधिनायकवाद है उसको आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं अधिनायकवाद की मुख्य विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है अधिनायकवाद की कि ये एकाधिकारी शक्ति होती है, यानी सभी शासन सत्ता एक व्यक्ति या एक छोटे से समूह के हाथ में केंद्रित होती है। जैसे कि हमने इसकी परिभाषाओं में ही हमने समझ लिया है कि एकाधिकारी शक्ति होती है अधिनायकवाद में, जहां शासन की सारी शक्ति, सत्ता की सारी शक्ति या तो किसी एक व्यक्ति में या एक छोटे से समूह में केंद्रित होती है। दूसरी विशेषता है इसमें निर्वाचन का अभाव होता है, यानी जो शासक वर्ग है उसका कोई निर्वाचन नहीं होता है, कोई चुनाव नहीं होता है, बल्कि वो शक्ति या विरासत या बल प्रयोग करके तख्ता पलट द्वारा वो सत्ता को प्राप्त करते हैं। बल्कि शासक का किसी प्रकार का कोई चुनाव इसमें नहीं होता है। अगली विशेषता है यहां विरोध का दमन कर दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर जो भी शासक वर्ग के विपक्ष में बोलेगा या जो शासक वर्ग का विरोध करेगा उसकी आवाज को दबाने का कार्य कर दिया जाता है, इसमें दमन किया जाता है। इसमें विपक्ष को, मीडिया को, नागरिक समाज, इन सभी पर कठोर नियंत्रण होता है। ऐसी व्यवस्था को ही कहते हैं अधिनायकवाद या ऑटोक्रेसी, जहां विपक्ष, मीडिया, नागरिक समाज, इन सब पर सत्ता का कठोर नियंत्रण रहता है। अगली जो इसकी विशेषता होती है इसमें वैधानिक अनुपस्थिति होती है। वैधानिक अनुपस्थिति का मतलब यह हुआ कि इसमें संविधान या कानून का अनुपालन नहीं होता है, शासक की इच्छा ही कानून होती है। इसमें जो शासक है उसकी इच्छा ही कानून होती है और जो शासक है वो किसी संविधान या कानून की सीमा में कहीं नहीं बंधा होता है।
वो किसी संविधान या कानून की सीमा उस पर नहीं लगी रहती है। अगली विशेषता है, यह सैन्य शक्ति पर आधारित होता है, यानी शासन को बनाए रखने के लिए सैन्य बल, पुलिस बल का उपयोग किया जाता है ऑटोक्रेसी में, अधिनायकवाद में। अगली जो विशेषता है इसमें विचारधारा का नियंत्रण किया जाता है, यानी शिक्षा, मीडिया, सांस्कृतिक संस्थानों पर राज्य का नियंत्रण होता है और वे जो शासक वर्ग की विचारधारा है उसी को पोषित करने का कार्य करते हैं। यदि उनके विरुद्ध कोई भी बोलता है तो उसका दमन कर दिया जाता है, उसकी आवाज को दबाने का कार्य ऐसी शासन व्यवस्था में किया जाता है। इसकी और एक विशेषता है, अर्थव्यवस्था पर भी ऑटोक्रेसी में यानी अधिनायकवाद में राज्य, आर्थिक नीतियां, उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं उन पर भी राज्य का नियंत्रण होता है। और राज्य का नियंत्रण होने का मतलब होता है कि उसमें जो शासन करने वाला है उसका नियंत्रण होता है। अगला जो इसकी प्रमुख विशेषता है वह यह है कि वैश्विक अलगाव की स्थिति होती है इसमें, यानी जो अधिनायकवादी शासन होता है उसमें अक्सर देखा गया है कि वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या मानवाधिकार संगठनों से अलग रहता है और उसकी अवहेलना लगातार करता रहता है। तो अधिनायकवाद की ये प्रमुख विशेषताएं हमने जान ली हैं। अब एक शुरू में मैंने एक बात कही थी आपसे कि जो अधिनायकवाद या ऑटोक्रेसी का जो आधार है वो क्या है। अधिनायकवाद केवल ऊपर से थोपा नहीं गया होता है, बल्कि कभी कभी जनता की मानसिकता से ही जुड़ा होता है अधिनायकवाद। यानी कुछ समाज ऐसे होते हैं जहां लोग स्थिरता, अनुशासन और शक्तिशाली नेता की मांग करते हैं। जब खास तौर से संकट का समय होता है या कभी सामाजिक अस्थिरता का माहौल होता है तो उस समय जनता की मांग होती है कि एक कठोर शासक की मांग करती है जनता, और वहीं से आधार बनता है अधिनायकवाद का, ऑटोक्रेसी का। तो अधिनायकवाद जो है कहीं वो थोपा नहीं जाता है, बल्कि वो कहीं ना कहीं जनता की मानसिकता से भी जुड़ा होता है। और वास्तव में लोग चाहते हैं शुरू में ऐसा कि कोई ऐसा नेता आए जो कि सामाजिक अस्थिरता को स्थिरता में बदले, अनुशासनहीनता को अनुशासन में तब्दील करे, और एक शक्तिशाली नेता की मांग जनता के द्वारा की जाती है और बाद में फिर उसका रूपांतरण हो जाता है। फिर दीर्घ काल में फिर वो थोड़ा खतरनाक सिद्ध होने लगता है। लेकिन शुरुआत में जो अधिनायकवाद है वो कहीं ना कहीं जनता के मनोविज्ञान से ही वो उत्पन्न होता है और जनता स्वयं ही ऐसी चाह रखती है कि वो एक कठोर नेता को, एक अनुशासन प्रिय नेता को की मांग करती है, और वहीं से जो है वो पनपता है अधिनायकवाद या ऑटोक्रेसी। तो कभी आप अगर इसमें कभी इतिहास में अगर आप देखेंगे, चाहे हम जर्मनी के हिटलर की बात कर लें, इटली में मुसोलिनी की बात कर लें, कहीं ना कहीं इतिहास में हमें ये देखने को मिल जाता है कि किस प्रकार से इन लोगों का अभ्युदय वहां पर हुआ और फिर अंत में जो है वो उन्होंने कैसा रूप उन्होंने धारण कर लिया, वहां की जनता किस तरह से फिर उनसे परेशान हो गई। तो यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा कि जो अधिनायकवाद का जो आधार है उसका मनोवैज्ञानिक आधार कहीं ना कहीं जनता के मानसिकता से ही जुड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं अधिनायकवाद यानी ऑटोक्रेसी के प्रमुख प्रकारों की कि जो अधिनायकवाद है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो अधिनायकवाद है उसके 5 प्रमुख प्रकार हैं जो इस प्रकार से हैं: व्यक्तिगत अधिनायकवाद, एक दलीय अधिनायकवाद, सैन्य अधिनायकवाद, राजतंत्रात्मक अधिनायकवाद और अधिनायक तंत्र यानी इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। आइए इन सब के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा क्या होता है। जैसे सबसे पहला है व्यक्तिगत अधिनायकवाद।
इसमें क्या होता है कि शासक अक्सर अपने परिवार, दोस्तों या वफादार समूहों पर ही भरोसा करता है। सैन्य या सुरक्षा बल शासक के निजी नियंत्रण में होते हैं। व्यक्तिगत अधिनायकवाद में परिवार के लोगों पर ही जो है शासक जो है वो भरोसा करता है, उन्हीं को वो अपना वफादार मानता है। इसका उदाहरण जो है वो लीबिया के जो मोहम्मद गद्दाफी थे उनको, और जो वर्तमान में उत्तर कोरिया में किम जोंग उन है, उनको आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं जो व्यक्तिगत अधिनायकवादी नेता हैं। इन लोगों ने अपने परिवार के लोगों के हाथ में, और ये उनके वफादार उनके पारिवारिक लोग ही हैं और वो उन्हीं पर भरोसा भी जताते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है एक दलीय अधिनायकवाद, सिंगल पार्टी ऑटोक्रेसी। एक राजनीतिक दल ही ऐसी व्यवस्था में शासन करता है, अन्य दलों को अनुमति नहीं होती है, या अगर होती है तो वो नाम मात्र के होते हैं। दल, सरकार, सैन्य, नौकरशाही, मीडिया पर नियंत्रण रखता है। यानी जो वो दल होता है वो सरकार पर, सेना पर, नौकरशाही और मीडिया पर पूरा नियंत्रण रखता है, और वो किसी विचारधारा जैसे साम्यवाद का उपयोग अपनी वैधता प्राप्त करने के लिए करता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है चीन, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहां पर एक दलीय अधिनायकवाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम सभी जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो एकमात्र पार्टी है चीन की, जो कि वहां की सारी शासन सत्ता पर उसका एकाधिकार है, और वहां पर सरकार, सेना, नौकरशाही, मीडिया सभी पर वो नियंत्रण करता है। और अपनी वैधता के लिए वो लोग साम्यवादी विचारधारा को भी जो है उसका उपयोग करते हैं, और उससे वो वैधता प्राप्त करते हैं। कि आप समझ गए होंगे। तीसरा प्रकार है सैन्य अधिनायकवाद, मिलिट्री ऑटोक्रेसी। ऐसे में इसमें क्या होता है, शासन राष्ट्रीय सुरक्षा या अराजकता रोकने के नाम पर लगाया जाता है। जो ये सैन्य अधिनायकवाद है इसको राष्ट्रीय सुरक्षा या अराजकता रोकने के नाम पर लगाया जाता है। नागरिक सरकार को निलंबित कर दिया जाता है, और इसका उदाहरण हम पाकिस्तान में देख सकते हैं। जियाउल हक थे, उन्होंने पाकिस्तान में 1977 से 1988 में ये तख्ता पलट करके इस तरह का वहां पर सैन्य अधिनायकवादी शासन का वहां पर उन्होंने उसको लागू किया था। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ का उदाहरण आप देख सकते हैं, जो उन्होंने 1999-2000 के आसपास उधर उन्होंने ये किया था। बर्मा या म्यांमार में 2021 में भी सेना ने तख्ता पलट किया। ब्राजील भी 1964 से 1985 2 दशकों तक इस तरह का जो सैन्य अधिनायकवाद है वहां पर ब्राजील में भी इस तरह का शासन व्यवस्था को हमने देखा है। तो यह सैन्य अधिनायकवाद होता है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अराजकता को रोकने के नाम पर कर दिया जाता है, और नागरिक सरकार को निलंबित कर करके उसका तख्ता पलट कर करके जो सेना है वो अपने हाथ में सत्ता को ले लेती है, और इस तरह से मिलिट्री ऑटोक्रेसी वहां पर स्थापित हो जाती है। अगला जो प्रकार है वह है राजतंत्रात्मक अधिनायकवाद, मोनार्कल ऑटोक्रेसी। संविधान या संसद ऐसी व्यवस्था में क्या होता है कि वहां संविधान या संसद हो सकती है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो राजा के पास होती है, और राजा जो है अपनी सत्ता की वैधता का उपयोग करता है इस तरह से कि जैसे एक उदाहरण है, जो लुई 14वें थे फ्रांस के, वो कहते थे कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं और इसलिए मेरी जवाबदेही सिर्फ ईश्वर के लिए है, मैं किसी अन्य को इस शासन के लिए जवाबदेह नहीं हूं, मैं स्वयं जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। और इस प्रकार से वो दिव्य अधिकार समझते थे अपनी सत्ता को,
और ये मानते थे कि ईश्वर ने उनको नियुक्त किया है, वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, तो दैवीय सत्ता। इसी तरह से सऊदी अरब, ओमान, ये भी जो है, या प्राचीन में हम भारत में देखें तो मुगल काल में मुगल सम्राट इस प्रकार के राजतंत्रात्मक अधिनायकवाद के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। अगला जो प्रकार है वह है अधिनायक तंत्र। इसको आधुनिक हाइब्रिड रूप कहा जाता है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इसमें क्या होता है कि चुनाव तो होते हैं लेकिन न तो वे स्वतंत्र होते हैं और न ही निष्पक्ष होते हैं। विपक्ष, मीडिया और नागरिक स्वतंत्रताएं गंभीर रूप से प्रतिबंधित होती हैं। शासक लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करने के लिए चुनावों का उपयोग करते हैं। निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और मीडिया पर सरकार का नियंत्रण होता है, और इसका वर्तमान में सबसे अच्छा उदाहरण रूस है, जो कि जहां पर हम देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय से वे सत्ता पर काबिज हैं। और इसी प्रकार से तुर्की के रजब तैयब एर्दोगन और वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, ये भी जो है एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। तो इसमें सिर्फ जो है चुनाव एक दिखावा होता है, जो न्यायपालिका, मीडिया एक दिखावा होता है, जबकि वो पूरी तरह से जो है सरकार के नियंत्रण में होता है, जो शासक वर्ग है उसके नियंत्रण में होता है। लेकिन अपनी सत्ता की वैधता को प्राप्त करने के लिए मतलब चुनाव का ढोंग कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए हैं, जबकि सच्चाई इसमें कुछ और होती है। तो इसको हाइब्रिड इसलिए कहा जाता है कि ये अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र का मिलाजुला रूप होता है। इसको लोकतांत्रिक रंग देने का प्रयास तो किया जाता है, लेकिन वास्तव में होता ये अधिनायकवाद है। तो ये भी एक प्रकार होता है अधिनायकवाद का। तो मैं समझता हूं कि आप जो अधिनायकवाद है उसके सारे प्रकारों को आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं हम कि जो सर्वाधिकारवाद है उसको कभी कभी अधिनायकवाद का और यानी अधिनायकवाद और सर्वाधिकारवाद को कभी कभी हम एक समझ लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा इसमें अलग श्रेणी है, क्योंकि सर्वाधिकारवाद और अधिनायकवाद में जो एक अंतर है उसमें थोड़ा बारीक सा अंतर है। वो अंतर यह है कि अधिनायकवाद में जो शासक वर्ग है वो अधिकतर राजनीतिक पहलू पर नियंत्रण कर लेता है, लेकिन जो सर्वाधिकारवाद है उसमें वो जो आम जनता है उसके जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण कर लेता है। हर जीवन के हर पहलू पर जो सर्वाधिकारवाद है वो चाहता है कि जो नागरिक है उसके जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण कर लिया जाए। इसका अच्छा उदाहरण है जर्मनी में जो नाजी शासक था हिटलर, और स्टालिन जो सोवियत संघ का पुराना एक तानाशाह हुआ है स्टालिन। तो ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं सर्वाधिकारवाद के। अधिनायकवाद में क्या होता है कि उसमें राजनीतिक पहलू पर ज्यादा नियंत्रण की बात होती है, लेकिन सर्वाधिकारवाद में जो आम व्यक्ति है उसके जीवन के हर पहलू पर शासक वर्ग का नियंत्रण होता है या वो नियंत्रण करना चाहता है। तो आप समझ गए होंगे। फिर एक मैं प्रयास करूंगा कि सर्वाधिकारवाद और अधिनायकवाद को और विस्तृत रूप से मैं आपको इसमें अंतर बताने का प्रयास करूंगा आने वाले समय में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अधिनायकवाद के गुण दोषों की, इसके मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। तो अधिनायकवाद में यूं तो क्या ही गुण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला गुण यह होता है कि इसमें त्वरित निर्णय हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। सारी जो सत्ता होता है, शक्ति का केंद्र एक व्यक्ति होता है या छोटा सा समूह होता है, तो निर्णय लेने में कोई देरी नहीं होती है,
कहीं पर भी कोई निर्णय लिया जाता है तो वो बहुत त्वरित ले लिया जाता है, और ऐसी जो संकट की स्थितियां होती हैं अगर कभी, तो इस तरह का शासन उसमें अच्छा माना जाता है जहां पर निर्णय जल्दी से जल्दी हो सके। इसके साथ ही दूसरा जो इसका गुण बताया गया है उसमें यह है कि जो ऑटोक्रेसी है उसमें स्थिरता का माहौल रहता है, क्योंकि भाई चुनाव ने तो होना नहीं है, तो अस्थिरता कहां पैदा होगी। अराजकता, गृह युद्ध के बाद जो है लोग स्थिरता की मांग करते हैं, और मैंने आपसे ये कहा कि कहीं ना कहीं ये अराजकता के बाद की स्थिति ही पैदा होती है जब ऑटोक्रेसी जन्म लेती है किसी समाज में, किसी देश में। तो स्थिरता कायम करने के लिए या खास तौर से जब किसी देश में अराजकता या गृह युद्ध हुआ हो तो उसके बाद स्थिरता प्रदान कर सकता है इस प्रकार का शासन तंत्र, अधिनायकवादी शासन तंत्र जो है स्थिरता का वातावरण तैयार कर सकता है। इसके साथ ही वो राज्य में एक रूपता लाने का कार्य करता है, उसमें राष्ट्रीय एकता बनी रहती है, राष्ट्रवाद की धारणा इसमें बहुत तेजी से पनपती है। इस प्रकार के जो शासन तंत्र हैं तो एक रूपता रहती है, राष्ट्रवाद की धारणा नागरिकों में बलवती होती है, ये एक बड़ा गुण है इसका। उसके अलावा विकास की गति भी हो सकती है कि तेज हो जाए। लंबी अवधि तक शासन करने से क्या होता है कि जो शासक होता है वो बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में तेजी से कार्य कर सकता है, और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं चीन को। उन्होंने वहां पर एक दल की जो शासन है वो हमने देखा है कि भारत और चीन एक ही साथ जो है वो आजादी प्राप्त की है। उन्होंने 1948 में, हमने 1947 में, लेकिन जब वर्तमान में हम देखते हैं तो चीन हमसे कई क्षेत्रों में बहुत आगे निकल गया है, और उसका कारण यही है कि वहां पर एक छत्र राज है, जो वहां का एक दल है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसका ही वहां पर लगातार वहां पर शासन है, और वो विकास को उन्होंने बहुत तेज गति से उन्होंने विकास को बहुत तेजी से गति दी है, हम ये कह सकते हैं। तो कुछ गुण तो इसमें है। तो ये बात हो गई है अधिनायकवाद यानी ऑटोक्रेसी की, कि इसमें कौन कौन से गुण हम देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके दोषों की। तो दोष तो इसमें बहुत हैं। सबसे पहली बात यह होती है कि इस प्रकार के शासन तंत्र में जो है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन बहुत आम बात होती है, और नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का हनन ये आम बात होती है इस तरह के शासन तंत्र में, और इस तरह की घटनाएं लगातार ऐसे शासन तंत्र में होती रहती हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है, क्योंकि क्या होता है कि शक्ति का एक जगह केंद्रीकरण जब होता है तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार और अन्याय उससे बढ़ता ही है। तो इस तरह के शासन तंत्र में हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार भी बहुत चरम पर होता है। फिर जो इसकी बात है कि ये अनुत्तरदायित्व की बात करता है, यानी शासक किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है, नागरिकों के प्रति भी नहीं, जनता के प्रति, किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती है सरकार की, जो कि एक बहुत खराब बात है। शासक को जवाबदेह होना चाहिए, और इसकी ये बहुत बड़ी कमी है कि जो ऑटोक्रेसी है उसमें जो शासक वर्ग है वो किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं होता है। इसके साथ ही इसका एक और बड़ा दोष यह है कि समाज की विविधता का इसमें दमन कर दिया जाता है, क्योंकि किसी भी समाज में हम देखते हैं विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। तो शासक वर्ग जो चाहता है वो उसी को आगे बढ़ाता है, और जो एक विविधता होती है किसी भी समाज की उसमें दमन का कार्य इस प्रकार की शासन व्यवस्था में देखा जा सकता है। वो अन्य धर्म यानी जिस धर्म को शासक वर्ग नहीं मानता है उस अन्य धर्मों का वहां पर दमन होगा,
जिस भाषा को शासक वर्ग चाहेगा वो उसी को प्रमोट करेगा, जिस विचारधारा को शासक वर्ग चाहेगा उसी को प्रमोट करेगा, अन्य विचारधाराओं को दमन करने का कार्य जो है वो शासक वर्ग करता है। और इसका एक दोष यह भी है कि जब लंबे समय तक इस प्रकार का शासन चलता है और जब कभी फिर इस प्रकार के ये होता है कि अगर कोई उस शासक की मृत्यु होती है या वो कभी कमजोर हो जाता है तो फिर से उस राज्य में अराजकता का वातावरण बनने का भय रहता है। और हमने इतिहास में देखा है कि चाहे हम हिटलर की ही बात कर लें, मुसोलिनी की बात कर लें, गद्दाफी की बात कर लें, कई उदाहरण देख सकते हैं हम जहां पर इन नेताओं के बाद कहीं ना कहीं जो है उन समाजों में पुनः जो है एक अराजकता की स्थिति पैदा हुई थी। हालांकि वो बाद में फिर ठीक हो गई और एक सभ्य समाज की वहां पर स्थापना हुई है और लगातार वो समाज आज विकास कर रहा है। लेकिन जहां पर भी इस तरह की ऑटोक्रेसी उभरती है वो कहीं ना कहीं एक अराजकता की स्थिति से ही पैदा होती है और फिर जब वो उसका अंत होता है तो फिर से एक अराजकता की स्थिति पैदा अवश्य उसमें देखी गई है। इस तरह का चरित्र इसमें देखा गया है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अधिनायकवाद को इतना समझ लिया होगा। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मैं इससे पहले एक स्लाइड ये थी, एक समाजशास्त्री हुए हैं अमेरिका के डेनियल वेल, इन्होंने कहा है कि अधिनायकवाद विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, जैसे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का प्रारंभिक चरण। इन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में तो जो है अधिनायकवाद किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ावा दे सकता है, लेकिन दीर्घ काल में अधिनायकवाद भ्रष्टाचार, अक्षमता और नवाचार के अभाव के कारण आर्थिक अस्थिरता को कमजोर करता है, आर्थिक स्थिरता को कमजोर करता है। और इसका उदाहरण इन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण यहां पर दिया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अधिनायकवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जो ऐतिहासिक रूप से अराजकता या संकट के समय उभरती है, लेकिन लंबे समय तक इसका अस्तित्व मानवाधिकार, लोकतंत्र, सामाजिक विकास के लिए घातक सिद्ध होता है। यद्यपि यह शासन त्वरित निर्णय और अस्थिरता के दौर में स्थिरता प्रदान करता है, लेकिन इसके दुरुपयोग, दमन और अनुत्तरदायित्व के कारण यह आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विकास के विरुद्ध माना जाता है। अधिनायकवाद इतिहास के पन्नों में एक अतीत की घटना बनकर रह जाना चाहिए जो भविष्य के लिए एक सीख बने, और अधिनायकवाद कभी भी हमारा मॉडल नहीं हो सकता है। हम अधिनायकवादी शासन से सीख जरूर सकते हैं इतिहास से, लेकिन वो हमारा मॉडल कभी नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज अधिनायकवाद को जाना और मैं समझता हूं कि अगर आपने ये बड़े ध्यान से देख लिया होगा तो आपको काफी जानकारी आपको अधिनायकवादी शासन तंत्र के रूप में मिल गई होगी। आप इसको चाहे आपके पास चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल के हों या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हों, आपके पास अगर अधिनायकवाद से अगर आपके पास परीक्षा में ये पूछा जाए तो आपको काफी मैटर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सकता है। साथ ही मैं इसके अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि अधिनायकवाद पर जितने भी प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, जितने भी कोशिश करूंगा कि मैं कलेक्ट कर सकूं इस प्रकार के प्रश्नों को, और फिर मैं एक नया वीडियो आप लोगों के सम्मुख लेकर के आऊंगा जो कि इसी पर आधारित होगा। अधिनायकवाद पर जो भी हमारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे उन पर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। तो अगर आप गंभीरता पूर्वक मेरे साथ साथ अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि अगर आप लगातार मेरे साथ तैयारी करते रहेंगे
तो कुछ ही दिन में आपका ये राजनीति विज्ञान में आपका ज्ञान बहुत अच्छे स्तर का हो जाएगा। और अगर आप यूजीसी नेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपको राजनीति विज्ञान विषय की समझ अच्छी खासी हो जाएगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप जो है अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, गंभीरता से करें, इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।